हिंडनबर्ग रिसर्च से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई रही बाधित। गुरु रविदास जयंती पर आज श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन पंजाब से चलकर पहुंची वाराणसी। हरियाणा में भी कराया गया राज्य स्तरीय समारोह। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2025 तक प्रदेश होगा टीबी मुक्त। 5 मरीजों को गोद लेकर किट की भेंट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। विपक्ष दलों ने विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने लगे। बहुजन समाज पार्टी, टीआरएस और सीपीआई के सदस्य भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इस हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने को कहा। उन्होंने कहा कि कई मंत्रालयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए सूचीबद्ध हैं और सदन की कार्रवाई को बाधित करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। सदन को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा करनी है और सदन को बाधित करना उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को अपने मुद्दों को लेकर पहले से नोटिस देना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। गुरु रविदास का प्रकाश पर्व मनाने के लिए वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं की ट्रेन को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि आज गुरु रविदास की शिक्षाओं पर चलते हुए समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की मुश्किल दूर करने के लिए समर्पित भावना से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार श्री गुरु रविदास की शिक्षाओं और दर्शन पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध है। ये प्रकाश उत्सव ऐसे समाज की सृजना करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का मौका है जहां हर मानव बिना किसी भेदभाव के स्वाभिमान और गौरव से जीवन व्यतीत करता है। मुख्यमंत्री ने डेरा बल्ला की तरफ से लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई में निभाई जा रही भूमिका की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा अनुसार राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को मानक शिक्षा देकर उनके समर्थ और काबिल बनने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस गरीब परंतु होनहार विद्यार्थियों को खुशहाल भविष्य के लिए तैयार करके बाबा साहेब के सपनों को साकार करेंगे। इसी बीच ट्रेन आज दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंची। हरियाणा के निर्वाणा में भी रविदास जयंती पर समागम कराया गया। जोधपुर में G20 कार्यसमूह की बैठक में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering women, addressing their concerns and amplifying their voices is a priority for the government of India. उधर G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी। बातचीत में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि यूथ 20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगा। उन्होंने बताया G20 की 200 से अधिक बैठकें देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाएंगी। यूथ 20 की पहली बैठक में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समेत 5 विषयों पर चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व नाबार्ड और CSCE
गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति और जन सेवा केंद्रों से संबंध सेवा के बारे में समझौता हुआ। इस दौरान सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सभी पक्षों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी से समृद्ध के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। साथ ही सहकारी समितियां और किसानों को भी इससे लाभ होगा। शाह ने कहा, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समितियां सहकारिता की आत्मा है, जिससे गांवों में बीज सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और टैक्स एफपीओ भी बनेंगे, टैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, टैक्स सस्ता अनाज की दुकान को भी धारण कर पाएंगे, टैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, टैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल बहुउद्देशीय जो टैक्स की रचना है वो टैक्स को वायबल बनाएगी और इसके माध्यम से बहुत बड़ी रोजगारी जनरेट होने की संभावना पड़ी है, जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन समितियों के जरिए जल वितरण, संरक्षण और बैंक मित्र जैसे अनेक कार्य किए जा सकेंगे। इस वर्ष के बजट में भी कृषि ऋण समितियों के लिए प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में ऐसी 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाई जाएंगी। ये समितियां प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय कार्य कर सकेंगी। समझौते के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी 2023 से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक 2 भागों में होगी। केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार विमर्श बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 2 सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना का। 1 तारीख को अपना जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है और उसके साथ ही आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है, उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं। तो उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरे सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया था। इस योजना को भी बजट में जारी रखा है और इसके लिए आम बजट में 1,03,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। केंद्रीय बजट में देश का चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% दर्शाई गई है, जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हरियाणा में यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए केंद्रीय बजट का पूरा लाभ उठाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़े और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं परियोजना को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत निश्चय 20.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता,
जांच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संगठनों की भागीदारी बढ़ेगी और टीबी की जानकारी और इलाज जन जन तक पहुंचेगी। सभी नागरिक टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में अपेक्षित सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरिहर नीति के तहत आयोजित बैठक में बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास की रोशनी से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। हमारा घर और परिवार एक ही है, जिसका कोई नहीं उसका हम है। इस भावना से काम करें। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि समाज में ऐसे बच्चे जिनको अभिभावक छोड़ देते हैं या फिर त्याग देते हैं, ऐसे बच्चों को हरिहर नीति के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में रखकर इन बच्चों का पालन पोषण कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावकों द्वारा 5 वर्ष की आयु से पहले छोड़ दिए या 1 वर्ष की आयु के पहले अभिव्यक्त कर दिया गया हो तथा जिन्होंने बाल देखरेख गृहों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ऐसे बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय सहायता और रोजगार सरकार द्वारा प्रदान करना है। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।